Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 16. The name of the chapter is depreciation. I have already discussed about in the last video, discussed about depreciation, meaning of depreciations, merits, demerits, and in this video we will discuss about the method of providing depreciation. According to your syllabus, only two methods are used. First is straight line method, and second is a written down value method. Straight line method, in other words, fixed installment method. Under this method, amount of depreciation is fixed and equal every year and deducted from the original cost of the asset as well as the written off from the statement of profit and loss account. The amount of depreciation is either ascertained at a fixed rate or is ascertained by the dividing the original cost less scrap value of the asset by estimated life. This in other way we can say that this method is the original cost method. स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि इसमें एक फिक्स अमाउंट का डिप्रिसिएशन हर एक साल कटता है, फिक्स रेट से कटता है, जैसे 10%, 12% ये चीज़ इसमें कटेगा। दूसरी चीज़, अगर फिक्स रेट नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है तो फिक्स रेट होगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट जो होगा उससे कटता है। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन है उसी से ही जो है फिक्स रेट पर हर साल जो है डिप्रिसिएशन करता है, तो इसीलिए इसको कहा गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। पहले इसकी मेरिट्स क्या है, ये बहुत ही सिंपल और इजी है, सिंपलेस्ट मेथड है एंड अनकम्प्लीटेड कैलकुलेशन। मगर इसको क्या कहा गया, ये अनकम्प्लीटेड कैलकुलेशन है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही आसानी समझ में आए, क्योंकि हर साल इसका रेट फिक्स है 10%, तो 10% के रेट से हर साल कट जाएगा। Since the straight line method provide an even deduction spread over the several years, it is helpful if income levels are expected to remain constant over the same period of time. स्ट्रेट लाइन मेथड्स जो है वो प्रोवाइड एन इवन डिडक्शन स्प्रेड ओवर द सेवरल ईयर्स, जैसे 10% है हर साल वही चीज़ होगा। इसके देयर आर लॉट्स ऑफ द डिमेरिट्स। पहला, दिस मेथड इज चार्जिंग डिप्रिसिएशन डज नॉट अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ efficiencies and increase in repair expenses over the year. इसके डीमेरिट बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ है, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन डज नॉट अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ एफिशिएंसी, इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंसेस ओवर द ईयर। जैसे कोई भी असेट्स खरीदता है, परचेज करता है, हर साल क्या होता है, ईयर बाय ईयर उसमें रिपेयरिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। आज कुछ ख़राब हुआ, दूसरी बार कुछ ये वो, तो रिपेयरिंग चार्जेस ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है ये मेथड सूटेबल नहीं है। मतलब ये मेथड सिर्फ वही है जिसका रिपेयरिंग चार्जेस सेम हो या ना हो। इसमें वैल्यू ऑफ असेट्स को ये नहीं मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर, इसीलिए फिक्स रेट से ले रहे हैं। सेकेंड है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज द सेम फॉर एवरी ईयर, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल सेम है। इट कंट्राडिक्ट द प्रिंसिपल दैट द डिप्रिसिएशन शुड बी लेस इन स्टार्टिंग एज द एसेट इज न्यू एंड शुड बी मोर लेटर ऑन। तो हर एक साल जो है इसमें कहा गया डिप्रिसिएशन अमाउंट सेम होगा, बट अगर रियल में देखें तो डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मशीन स्टार्टिंग में परचेज़ किया गया, कोई भी फिक्स एसेट परचेज़ किया गया, तो स्टार्टिंग में उस चीज़ की डिप्रिसिएशन क्या होगी, कम होना चाहिए, क्योंकि उस पर इनकम ज़्यादा, उसमें ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में क्या है, वो डिप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि जल्दी से वो ख़राब हो जाएगी। एसेट इज़ न्यू, स्टार्टिंग में जो है डिप्रिसिएशन शुड बी लेस इन स्टार्टिंग, क्योंकि एसेट्स न्यू है तो इसमें डिप्रिसिएशन लो है होना चाहिए, और लेटर बाद में जो है ज़्यादा होना चाहिए। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोविज़न टू बी मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन एसेट, तो इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोविज़न टू बी मेड फॉर द सम
required at the end of the asset to purchase the new asset. जब इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर प्रोविज़न, ये मतलब ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं टू बी मेड फॉर द सम रिक्वायर्ड द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट। जब एसेट्स एंड होगा तो उसके बाद में हमको एक नई जो एसेट्स खरीदना है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब यहाँ पे सुटेबिलिटीज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड सुटेबिलिटीज़ क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल वेयर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स आर लो। तो ये सिर्फ उसी मशीन के लिए, उसी फिक्स एसेट्स के लिए सुटेबल है जहाँ पर मेंटेनेंस और रिपेयर चार्जेस जो है बहुत ही लो होंगे। इट इज़ आल्सो सुटेबल व्हेन द एसेट इज़ कंटिन्यूसली यूज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, और इसमें जो एसेट कंटिन्यूसली यूज़ हो रहे हैं उसके लिए है। इट इज़ सुटेबल व्हेन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट कैन बी मेजर एक्यूरेटली, और उसी एसेट्स के लिए है जिसकी हम एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत ही एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, तो 15 या 10 ईयर्स जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तब ये मेथड यूज़फुल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो हमको कोई भी चीज़ डिप्रिशिएशन निकालना है तो एनुअल डिप्रिशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स में। रेट कैसे निकालना है? जो अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये रेट हो जाएगा। या तो अमाउंट में देगा या तो रेट में क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? डिप्रिशिएशन को क्या माना गया है? ये एक नॉमिनल एसेट्स है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेंसेस एसेट है। एक्सपेंसेस में डेबिट क्या होगा? जब कोई भी चीज़ एंट्री हो रही है वो डेबिट होगा, क्रेडिट दैट इज अ डिक्रीजेस। तो डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन द एसेट्स, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, या डिप्रिशिएशन चार्ज किया जा रहा है एसेट्स में। मतलब यहाँ पे डिप्रिशिएशन अमाउंट जो है वो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डेबिट किया, रिसीव हो रहा है। ट्रांसफरिंग ऑफ डिप्रिशिएशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट, डिप्रिशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर इन द प्लेस ऑफ द, तो जब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे जहाँ पर डिप्रिशिएशन, जब वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा बजाय इसके कि ये इसके प्लेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ जब सॉल्व करने लगेंगे तो माइंड में रख के करेंगे। पहली चीज़, अगर क्वेश्चंस में 10% दिया हुआ है पर एनम, क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है और टाइम इज़ गिवन, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका चार्ज किया जाएगा। जैसे 1 अप्रैल लिखा हुआ है, 31 मई लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से चार्जिंग होगी 12 मंथ को लेकर के मार्च तक से। अगर कुछ भी डेट या कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली फुल्ली पूरा ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे डिप्रिशिएशन। When the rate of depreciation is given without the word per annum, अगर रेट दिया हुआ है तो डिप्रिशिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन द 1 अप्रैल 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 1,80,000 and expend 12,000 on its cartage and 8,000 on its erection. On the date of the purchase, there was estimated that the effective life of the machine will be 10 years and scrap value is 40,000. यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है एनुअल डिप्रिशिएशन और रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। तो कैसे करेंगे? 1,80,000 की यहाँ पे गुड्स है, कितना है? 1,80,000 की गुड्स है, प्लस इसमें 12,000 रुपये हमारा एक्सपेंसेस हुआ, फिर प्लस 8,000 और हुआ, तो ऑल ओवर 2 लाख 2 लाख यह हो गया गुड्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, गुड्स कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया 2 लाख,
फिर उसके बाद 40,000 इसमें से हम लेस कर लेंगे, 2 लाख माइनस 40,000 तो 1,60,000 और एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है 10। तो ये 16,000 जो है इसकी एनुअल डिप्रिशिएशन है। अगर यही अब हमको अगर एनुअल रेट पूछा जाए, एनुअल रेट कितना है, तो इसी तरह से हम लोग रेट ऑफ डिप्रिशिएशन भी इसका निकाल लेंगे। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, जो भी हमारा डिप्रिशिएशन का अमाउंट है अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। After that, the second method is a written down value method. written down value method क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी एक मेथड है जो कि डिप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए होता है। वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड्स होता है, और ये अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर। जैसे जैसे ईयर पास होगा तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स क्या होगी, वो कम होती जाएगी। द अमाउंट ऑफ द डिप्रिशिएशन चार्ज एवरी ईयर आल्सो गोस ऑन द डिक्लाइनिंग। जिस हिसाब से वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्लाइन होगा, उसी हिसाब से वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिप्रिशिएशन वो भी हर साल क्या होगा, वो डिक्लाइन होता जाएगा। एक एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज परचेज ₹10,000, द डिप्रिशिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट at 10% per annum according to the written down value method. depreciation will be charged। जैसे फर्स्ट ईयर में एक एसेट्स की वैल्यू क्या है 10,000, उस पर 10% के रेट से डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है, तो हम उसको निकालेंगे तो कितना होगा 1,000। अब 1,000 हर साल 1,000 नहीं होगा, 1,000 है। अब 1,000 को 10,000 में से 1,000 जो है वो लेस करेंगे, लेस करने के बाद 9,000 आएगा। इस 9,000 का 10% निकालेंगे तो 900। उसी हिसाब से जिस हिसाब से न्यू एसेट्स होगी, स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ द एसेट जो होगा रेट सेम होगा, मगर जो है माइनस करने के बाद हर साल उसके डिप्रिशिएशन का अमाउंट जो होगा वो चेंज होता जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इट विल बी observe from the above calculation that each year depreciation is calculated on the book value of assets at the beginning of that year rather than the original cost। यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट से कैलकुलेट किया गया बजाय इसके कि उसको ओरिजिनल कॉस्ट से किया जाए। अब बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू इज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। इन द अदर वर्ड इट इज दैट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच हैज़ नॉट बीन डिस्पैच डिप्रिशिएटेड सो फॉर। तो बुक वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस जो भी यहाँ पे अमाउंट शो किया गया है वो बुक वैल्यू, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिशिएशन टू डेट, तो वो बुक वैल्यू हो गई। इसीलिए बुक वैल्यू के हिसाब से इसको डिप्रिशिएटेड किया गया जाता है। इसीलिए इसको दूसरे फॉर्म में कहा गया रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या है, ईजी कैलकुलेशन, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, सब जगह इक्वल 10% के रेट से होगा। नो अनड्यू प्रेशर्स इन लेटर ईयर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि अगर जिस हिसाब से इनकम होती जा रही। द इफ़िशियंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मशीन इज़ मोर इन द अर्लियर ईयर दैन द लेटर ईयर। हम लोग जानते हैं कि मशीन की जो एफिशिएंसी और यूज़फुलनेस है वो अर्लियर ईयर में ज़्यादा अच्छी होगी उस बजाय कंपेयर उसके लास्ट ईयर में। द डिप्रिशिएशन इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स शुड बी मोर इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। इसीलिए अडॉप्टेड किया जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस ऑफ एसेट्स इज नेवर रिटन ऑफ टू ज़ीरो, इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आने पाता, ज़ीरो तक वैल्यू नहीं जाती।
अप्रूव मेथड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के थ्रू ये एक अप्रूव मेथड है। डीमेरिट्स क्या है? एसेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। In this method, the value of an asset, even it become absolute and useless, cannot be reduced to zero. Some balance, small, will continue on the asset account. तो इसमें भी कभी भी रिटर्न ऑफ ज़ीरो तक नहीं जाती वैल्यू। तो ये इसकी ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, डिफ़िकल्टी डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, इसमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन बहुत ही डिफ़िकल्टी से डिटरमाइन किया जाता है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, एज विद द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दिस मेथड also does not take into consideration the loss of interest on the amount invested in these assets. जो भी इस एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके अमाउंट पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता, जैसे कि हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में होता था। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, हर एक साल यहाँ पर डिप्रिशिएशन की वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती रहती है, इसीलिए रेट ऑफ डिप्रिशिएशन फाइंड आउट करना ईजी नहीं है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डिप्रिशिएशन नॉट पॉसिबल, तो इस मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट की नॉलेज होना या एकदम एक्यूरेट डिप्रिशिएशन जानना ये पॉसिबल नहीं ना। सुटेबिलिटीज़ है, इट इज़ वेरी सुटेबल इन द केस ऑफ assets having a completely long life, will acquire considerable repair in the later year when they become older, such as building and plant। उस चीज़ की अगर ये पूछा जाए ये सुटेबल है तो ये जो है बहुत ही सुटेबल है। किस केस में? अगर एसेट्स जो उसकी कम्प्लीटली लॉन्ग लाइफ होती है उस एसेट्स के लिए, तो ये सुटेबल है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, अब इसका रिकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन को रिकॉर्ड करने का क्या मेथड है? इन द बुक ऑफ अकाउंट डिप्रिशिएशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डिप्रिशिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड क्या है? व्हेन द डिप्रिशिएशन इज चार्ज टू द एसेट्स अकाउंट, व्हेन द डिप्रिशिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट। दो तरह से इसको रिकॉर्ड करने का मेथड होता है। एक होता है एसेट्स अकाउंट में ही डिप्रिशिएशन को रिकॉर्ड कर देना। दूसरा प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन, ये क्या होता है कि स्पेशल अकाउंट इसके लिए प्रिपेयर करना, एक्यूमुलेटेड, इसीलिए कहा गया एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, जितना ऑल ओवर डिप्रिशिएशन आया है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर ताकि पता चल जाए कि एक ईयर में हमको कितना डिप्रिशिएशन अमाउंट मिला है। व्हेन द डिप्रिशिएशन इज चार्ज, तो क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट, अगर डिप्रिशिएशन को चार्ज किया जाता है तो डैट इज़ क्रेडिटेड किया जाएगा टू एसेट्स अकाउंट में। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, व्हेन डिप्रिशिएशन ऑन द एसेट्स चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये होगा नॉर्मली। किस हिसाब से? A second, when depreciation is credited to provision for depreciation या accumulated depreciation account, इसमें होता है कि accumulated depreciation account जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट से ही डिप्रिशिएशन लगाया जाता है। दूसरा जो है इसका डिप्रिशिएशन के एक पार्टिकुलर एक अलग कॉलम बनता है। इस पर एक एग्जाम्पल है, दोनों को अलग अलग शो किया जाएगा तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन विद एग्जाम्पल, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। थैंक यू।